नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरणम के अंतर्गत उच्चारण स्थानानि बताने जा रहे हैं। उच्चारण स्थानानि का मतलब है संस्कृत के जो वर्ण हैं, वर्णमालाएं हैं, संस्कृत तथा हिंदी की वर्णमालाओं का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। यह भाषा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भाषा होने के कारण प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान है। यही उच्चारण स्थान हमें वर्णों को सही उच्चारण के लिए सिखा रहा है। उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, आज आपके समक्ष यह बात प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए, उच्चारण स्थानानि, इसकी परिभाषा है वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम कथ्यते। वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः, वर्ण का जो अभिव्यक्ति है उसका जो प्रदेश है, यानी वह क्षेत्र जहाँ पे किसी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, शरीर के किस अंग से, शरीर के किस भाग से कौन से वर्ण का उच्चारण हो रहा है, उस प्रदेश को उसी को ही स्थानम कथ्यते, स्थान कहा जाता है। यानी कि वर्ण की अभिव्यक्ति का जो क्षेत्र है शरीर के अंदर, उसको स्थान कहा जाता है। शब्द प्रयोग समय, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, कायाग्निना प्रेरित वायु, कायाग्नि शरीर के अंदर से, जो शरीर के अंदर की जो वायु है, वह वायु के द्वारा प्रेरित कंठादि स्थानेषु संचरण, वह वायु शरीर के अंदर से प्रेरित जो वायु है किसी वर्ण के उच्चारण के समय, यह वायु प्रेरित संचरित होते हुए, यानी कि अंदर ही अंदर वह घूमते या उस एरिया को छूते हुए उस वर्ण का उच्चारण करवाती है। वर्णान अभिव्यनक्ति, उस वर्ण को बाहर निकालती है। अभिव्यनक्ति यानी कि जिस वर्ण का हमने उच्चारण किया है वह वर्ण उस क्षेत्र को, चाहे मूर्धा हो, चाहे कंठ हो, चाहे तालु हो या फिर दंत हो, किसी भी क्षेत्र को छूते हुए, स्पर्श करते हुए वर्ण को बाहर निकालती है, अभिव्यनक्ति व्यक्त करती है। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अनेन प्रकारेण सन्ति, इस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों से संचरित होते हुए, संचरण, वह जो वायु है, उष्ण वायु है, वह संचरित होते हुए जो हमारे मुख से वह अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति मिलती है उस वर्ण को, उससे हमें पता चलता है कि उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब हम आपके सामने वर्णों का जो उच्चारण स्थानानि है, उच्चारण स्थान है, वह इस प्रकार से टेबल बना करके आपको बताएंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है और उच्चारण स्थान का उन वर्णों के साथ क्या तालमेल है, कौन सा फर्क है, एक दूसरे वर्ण के साथ कौन सा फर्क है, किस प्रकार से हम वर्णमालाओं को, वर्णों को उच्चारित करते हैं। और इस प्रकार से हम पढ़ते समय, जब हम पुस्तक को रीडिंग करते हैं, जब हम पठन प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, तब हमारा उच्चारण उन शब्दों के साथ उच्चारण कैसा होना चाहिए जिससे हमारा उच्चारण बिल्कुल सही कहा जाए और हमारा वाक्य प्रयोग या वाक्य का उच्चारण या शब्द का जो उच्चारण है सही कहा जाए, उसको हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। अब आपके सामने हम उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। जरा देखिए, वर्णाः उत्पत्ति स्थानानि वर्णानां संज्ञा। संस्कृत में तथा हिंदी भाषा में जो वर्णमालाएं हम इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं भाषाओं में, उन भाषाओं में उपयोग में आने वाली जो वर्ण हैं, वो वर्ण हमारे शरीर के किस हिस्से से निकलते हैं, उसी हिस्से को हम उच्चारण स्थान की संज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये वर्ण है, ये उत्पत्ति स्थान है और ये वर्णों को
यह नाम दिया गया है। अब देखिए, अ आ स्वर में अ और आ, कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ ङ, और ह और विसर्ग, विसर्ग में, विसर्ग का मतलब जो आप शब्द के अंत में जो दो बिंदु लगाते हैं, यह है विसर्ग। विसर्ग का यह मतलब है, शब्द के जब शब्द लिखे जाते हैं तो दो बिंदु लगाए जाते हैं, इसका नाम विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान भी निश्चित किया गया है। तो इनका उच्चारण स्थान अ आ क ख ग घ ङ, इनको कवर्ग कहते हैं। पिछले बार हम समझा चुके हैं। वर्ण विचार में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। वर्गों को, कौन से वर्गीय वर्ण, कौन सा अवर्गीय वर्ण, ये हम बता चुके हैं। तो ये कवर्ग के वर्ण अ आ, कवर्ग के क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका ये उत्पत्ति स्थान कंठ है। कंठ का मतलब गला। ये इन वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से आवाज निकलती है, और इसीलिए इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहेंगे। कंठ्य वर्ण, कंठ्य इसलिए कहा, ये वर्ण यहाँ पे हम लगा सकते हैं कंठ्य वर्ण, यानी कि इन वर्णों को हम एक नाम अगर देना चाहेंगे, एक ही नाम देना चाहेंगे तो कंठ्य वर्ण कहा जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा, यहाँ पे और आ गया है, और यहाँ पे छोटी और बड़ी च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ ज ज या, और या और श, या और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ये जो वर्ण सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इन वर्णों को संज्ञा दी गई, इनका नाम दिया गया है तालव्य वर्ण। इनको तालव्य कहते हैं। आप लोग गौर करेंगे कि यहाँ पर इस श को आप लोग, बहुत सारे बच्चे शलगम वाला श कहते हैं, वास्तव में व्याकरण में इसका नाम है तालव्य श। इसीलिए तालव्य श इसका नाम है क्योंकि उसका उत्पत्ति स्थल तालु है। तालु हमारा ये वाला हिस्सा है, यह सिर का जो माथे का ठीक ऊपर वाला हिस्सा है, वह अग्रभाग है। इसीलिए तालु से उच्चारण होने के कारण इन वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। अब ठीक आप आगे चलेंगे, छोटी री और बड़ी री। संस्कृत में री, ऋषि वाला जो री है, वह छोटी री और बड़ी री दो का प्रयोग संस्कृत में होता है। तो छोटी री और बड़ी री, और टवर्ग, टवर्ग में ट ठ ड ढाणा, टवर्ग में ट ठ ड ढाणा, और र और श, र और ये षटकोण वाला श, षटकोण वाला स, यह इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और इसी वजह से इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा हमारी चोटी वाली जो स्थान है, चोटी वाला जो क्षेत्र है, सिर का पिछला हिस्सा जहाँ पे चोटी बनाई जाती है, वह वाला स्थान है। यह जो श है और ये जो श है, इनका उच्चारण सूक्ष्म भेद है। बहुत तरह लोग इसका उच्चारण पृथक नहीं कर पाते, लेकिन इसका उच्चारण है श और इसका उच्चारण है श। तो ये मूर्धा से उच्चारित है। यह मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इन वर्णों का नाम मूर्धन्य वर्ण है। यानी कि आप बहुत बार यह भेद नहीं कर पाते और इसको सलगम वाला स, इसको षटकोण वाला स कहते हैं, लेकिन वह तो उसका उपयोग है, वह तो उसका भाषा में कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, शब्द को हम बोल रहे हैं, लेकिन इस श का उत्पत्ति स्थल तालु होने से तालव्य, और इस श का उत्पत्ति स्थल मूर्धा होने से मूर्धन्य है। इसी प्रकार आगे हम इसको निरंतर चलते रहेंगे। उच्चारण स्थानों को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पड़ाव पे 4 नंबर पे ली, तवर्ग, तवर्ग में त थ द ध न और स,
इनका उच्चारण स्थान दंता, इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में हमें दांतों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे आप उच्चारण करके अनुभव करके देख सकते हैं, लृ, त, थ, द, ध, न और स, ये इन वर्णों के उच्चारण के समय दांतें आपस में मिलती हैं। दो दांत ये ऊपर और नीचे के दांत मिल जाते हैं। त, थ, द, ध, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, दोनों दांतों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। अब आप देखेंगे जिस प्रकार से तालव्य श और मूर्धन्य श की बात आपने ऊपर सुनी है, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये वाला जो स है, अक्सर बच्चों को सुना जाता है कि सीता वाला स। यद्यपि सीता शब्द में इस स का प्रयोग होता है, लेकिन उसका नाम दंता से उच्चारण होने के कारण इसका नाम दंत्य स है। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। ये संज्ञा है, इनकी संज्ञा है, तो इनका नाम है दंत्य स, ताकि दंता से दांत से उसका दांत के सहारे उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। उसके बाद आप देखेंगे 5 नंबर में उ, छोटा उ और बड़ा उ, प वर्ग, प फ ब भ म, इनके उच्चारण में हमें ओठों की मदद लेनी पड़ती है। इसीलिए उनका उत्पत्ति स्थान ओष्ठौ, ओष्ठौ इसीलिए कहा क्योंकि ओठ हमारे दो हैं। संस्कृत में एक वचन और द्विवचन और बहुवचन 3 वचनों का प्रयोग होता है। अगर एक ओठ कहा जाएगा तो ओष्ठा कहा जाता, लेकिन दोनों ओठों का जब सहारा लिया जाता है तो ओष्ठौ। जैसे आप शब्द रूप में देखेंगे, बालकः बालकौ, रामः रामौ, तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर ओष्ठौ शब्द आया 2 ओठों का। जैसे आप उच्चारित करके देखेंगे, ऊ ऊ, इनके उच्चारण में हमारे ओठों की बनावट बनती है, अलग बाहर निकल आते हैं। प फ ब भ म, इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो दोनों ओठ आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों ओठ के सहारे ही इनका उच्चारण हो पाता है। अन्यथा अगर हम इस प्रक्रिया को रोकना चाहेंगे तो हमारी ये वर्ण सही उच्चारित नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से इनको ओष्ठौ उत्पत्ति स्थान होने के कारण इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ्य वर्ण का मतलब है ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, ओठ के सहारे बोले जाने वाले वर्ण। आगे चलेंगे 6 नंबर पे, ङ, या, ण, न, म, ये वर्ण अपने अपने वर्ग में आ चुके हैं। ये क वर्ग में है, ये च वर्ग में है, और ये ट वर्ग में है, ये त वर्ग में है, और ये प वर्ग में आ रहा है। ये यद्यपि अपने अपने वर्ग में उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण को हमें नासिका के सहारे बोलना पड़ता है। इनका उच्चारण करते समय हमें नासिका यानी नाक की मदद लेनी पड़ती है। नाक की इसमें नाक का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए ये नासिका से उच्चारित होने के कारण नासिक क्या कहेंगे, नाक के सहारे उच्चारित होने वाले वर्ण। ये कंठादीनी इसीलिए कहा, ये वर्ण अपने अपने वर्ग में कंठ, फिर तालु, ये कंठ, ये इचु यशानाम तालु यानी च छ ज ज या वह तालु, और ये फिर ण मूर्धा, फिर न दंता, और म ओष्ठ, यहाँ से भी उच्चारित होते हैं। और ये पंचम वर्ण वर्ग का जो अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण, उसके उच्चारण में नाक का सहारा भी लेना पड़ता है। इसीलिए नासिका कंठादीनी ये कहा है। इनके उच्चारण में ये 5 जो वर्ग के अंतिम वर्ण हैं, इनके उच्चारण में हमें नाक का सहारा भी चाहिए, और अपने अपने वर्ग का जो स्थान है, उच्चारण स्थान है, उसका सहारा भी चाहिए। इसलिए इन्हें यहाँ पर हम नासिक्य वर्ण कहेंगे। फिर ए ऐ, ए ऐ ये स्वर हैं। इन स्वरों को उच्चारित करने के लिए कंठ और तालु का सहारा लेना पड़ता है। कंठ का मतलब गला, और
तालु का मतलब ये जैसे चवर्ग का उच्चारण जहाँ से हुआ था वो तालु था, और कवर्ग का उच्चारण जहाँ से हुआ था वो कंठ था। लेकिन ये ऐसे वर्ण है ए और ऐ दोनों कंठ तालु, ए ऐ कंठ और तालु, ये दोनों का सहारे से इन वर्णों का उच्चारण होता है। ए कंठ और तालु दोनों जगह इसका थोड़ा सा दबाव आता है, हवा का दबाव आता है, इसीलिए इन वर्णों को कंठ तालु उत्पत्ति स्थान होने के कारण कंठ तालव्य कहा गया। इन वर्णों का नाम है कंठ तालव्य। अब आप देखेंगे ओ और औ, ये भी स्वर वर्ण है। ओ और औ दीर्घ स्वर हैं दोनों ही, और ये ओ और औ कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। कंठ गला जहाँ कवर्ग का उच्चारण हुआ था, आ का उच्चारण हुआ था, और उसके बाद ओष्ठ, ओ औ, यहाँ ओठों का सहारा भी लेना पड़ता है। ओठ के बगैर भी, ओठ के सहारे के बगैर भी ये वर्ण उच्चारित नहीं होते, और कंठ के बगैर भी, कंठ के बिना भी उच्चारित नहीं होते। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान ये दोनों ही है, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, तो इनको कंठोष्ठ्य कहा। कंठोष्ठ्य का मतलब है कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो कंठोष्ठ्य हुए। फिर आया व, ये व वर्ण है। व वर्ण, और व वर्ण अकेला ही देखिए कहाँ से उच्चारित होता है। एक मिनट, ये मिट गया थोड़ा। हाँ, व वर्ण दंतोष्ठम, दंतोष्ठम का मतलब है दांत और ओष्ठ। व के उच्चारण में हमें दांत और ओठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए जरा, व ओठों की भी बनावट होती है और दांतों का भी सहारा व लेना पड़ता है, और इसीलिए इसको दंतोष्ठ्य कहेंगे, दंतोष्ठ्य ये कहेंगे। फिर आएंगे 10वें स्थान पर अनुस्वार। अनुस्वार को पिछले दिन हमने बताया था वर्ण विचार में, अनुस्वार जो माँ ऊपर बिंदी के रूप में लगती है उसका वास्तविक नाम है अनुस्वार। यह अनुस्वार है, और इसका उच्चारण स्थान नासिका, नाक है, क्योंकि इसका उच्चारण नाक के सहारे ही हमें करना होता है, तो इसको हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिक्य वर्ण, इस प्रकार से वर्ण का हमें ये उच्चारण स्थान बताया है, और कुछ वर्णों में उच्चारण में जो भेद है वो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कुछ वर्ण के उच्चारण में भेद है, तो क्या भेद है आप उच्चारण के द्वारा भी समझ सकते हैं, और आप खुद अनुभव करके भी इसको समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे ब व, इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे ब और व में फर्क नहीं कर पाते। अब आपको साफ साफ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ब का उच्चारण स्थान ओष्ठौ, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठौ है, यानी कि दोनों होठ, और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। और इस प्रकार से ब को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे, और इसे व को दंतोष्ठ्य कहेंगे, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण। अब यहाँ पे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, दोनों का उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग है। ब का है ओष्ठौ, यानी ब उच्चारण जब करेंगे तो दोनों ओठ आपस में जुड़ेंगे।
और जब व का उच्चारण करेंगे, व को चूंकि ओठ तो है लेकिन दांत भी है, दंत भी है, दंत का मतलब दांत, ओठ के साथ साथ दांत का सहारा होने के कारण व के उच्चारण के समय हमारे दोनों ओठ आपस में नहीं जुड़ते। ओठों की बनावट तो बनती है लेकिन आपस में नहीं जुड़ते, और जबकि ब के उच्चारण के समय दोनों ओठ आपस में जुड़ते हैं, तो ये उच्चारणगत फर्क यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है। जो जो उच्चारण स्थान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है उसको आप अगर ध्यान से एकांत में बैठ करके उच्चारण करके अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो आपको इसका फर्क अवश्य नजर आएगा। आप इस फर्क को अनुभव कर सकेंगे और कह सकेंगे हाँ, संस्कृत व्याकरण में जो उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं वो वास्तव में अनुभव करके हमें पता लग जाता है। और कुछ तो इस प्रकार से सीधे तौर पर ही, ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, सीधे तौर पर ही हम उच्चारण स्थान का पता लगा सकते हैं। तो आज यह उच्चारण स्थान वाला पाठ इतना ही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।